एवरीवन, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना सब्जेक्ट IBO 5 के बारे में। और सब्जेक्ट जो है हमारा वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। एंड इसमें जो अभी पहली वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 के बारे में। और दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 8 है हमारा मल्टी मॉडलाइजेशन, ठीक है। एंड सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अभी वही डिस्कस करूँगा। तो आज की जो ये वीडियो होगी इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिटाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन मेथड के बारे में, ठीक है। एंड जानेंगे कि इसके क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट थी जिस वजह से जो कंटेनराइजेशन मेथड है वो आज बहुत पॉपुलर मेथड है, ठीक है। तो ये डिस्कस करेंगे, साथ ही जानेंगे कि कंटेनर को कैसे डिफ़ाइन किया गया है आपका ISO के थ्रू। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड हैं। एंड इसके बाद आपकी इसका सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूँ जो कि कई बार आपका पेपर में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको अपना मिशन याद दिला दूँ दैट वी हैव टू एटलीस्ट स्कोर 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो आई बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो वीडियो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई ट्राई कि जितना हो सके कॉन्सेप्ट्स आपको इजी कर दूं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कि यूनिटाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ यूनिटाइजेशन। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की वीडियोज़ में और आगे के चैप्टर्स में कई बार रिपीट हो सकता है ये टॉपिक। सो पहला आपकी स्क्रीन पर डायग्राम आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे हमारा सेलर है और राइट साइड पे बायर्स है। सो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स की बात करें तो कोई भी गुड्स जो आप क्या करोगे, इंटरनेशनली या ट्रांसपोर्ट करना चाहोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, अलग अलग मीडियम यूज़ करोगे ट्रांसपोर्टेशन के। इट कैन बी ईदर रोड, रेल, शिप और एयर। आप चाहें तो एरोप्लेन यूज़ कर सकते हैं, आपका शिप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू ट्रांसपोर्ट योर गुड फ्रॉम योर प्लेस और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेलर है वो बेसिकली क्या करेगा, गुड्स को भेजेगा एंड ही मे बी यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। और मे बी हो सकता है कई आपका कॉम्बिनेशन हो जाए इन ट्रांसपोर्ट के मीडियम के, लाइक आपका गुड्स रोड से भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, शिप से भी हो रही है, प्लेन से भी हो रही है। तो अ सेलर कैन यूज़ मल्टी मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मल्टी मॉडलाइजेशन, ठीक है। इसमें जानेंगे कि जब एक सेलर कई सारे ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करता है तो क्या क्या आपके उसकी नीड्स होती हैं, कौन से मेथड उसके लिए बेस्ट होते हैं जिससे कि उसका पैसा भी बचे, कॉस्ट भी बचे आपकी ट्रांसपोर्टेशन की, साथ ही साथ उसके जो गुड्स है उसकी सेफ्टी भी बनी रहे, ठीक है। तो सेलर क्या करता है, बेसिकली अपनी गुड्स बेचता है कई सारे ट्रांसपोर्ट्स के मीडियम को कंबाइन करके, और वो गुड्स क्या होती हैं, रिसीव होती हैं बायर्स के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या होता है, हमारा जो मल्टी मॉडलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो आपका इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। और इसके बाद अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है यूनिटाइजेशन के बारे में। तो आई एम स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हमने बेसिक सीख लिया कि मल्टी मॉडल्स यानी कि अलग अलग मल्टीपल मीडियम्स यूज़ करना ट्रांसपोर्टेशन के, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड मल्टी मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिटाइजेशन वाले पॉइंट को। सो स्लाइड आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. So one of the main problems of a manufacturer is damages that could be caused to the goods during loading and unloading and time consumed in these activities, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो कि क्या करेगा, अपना गुड्स जो है आपका एक्सपोर्ट करेगा या फिर ट्रांसपोर्ट करेगा टू एन इंटरनेशनल बायर, तो उस केस में कई सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से एक मेन प्रॉब्लम होती है कि अपनी जो गुड्स है उसको लोड और अनलोड करते टाइम कहीं जो गुड्स है वो डैमेज ना हो जाए। और इसके अलावा जो टाइम आपका इन्वेस्ट करना पड़ता है फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज़ वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को फेस करनी। पहला आपका जो लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है गुड्स का, उसमें ये इंश्योर करना कि गुड्स डैमेज ना हो, एंड सेकंड जो टाइम है वो कम से कम इन्वेस्ट हो, ठीक है। बट ये दोनों ही आपके प्रायर टू यूनिटाइजेशन कॉन्सेप्ट
होता था। हमारी जो लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस होती थी वो क्या थी, बहुत ही लेंदी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, और उसमें आपका गुड्स को डैमेज भी कई बार ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, सो इसीलिए व्हाट हैपन लेटर ऑन, दे कॉन्स्टेंटली लुक फॉर सोल्यूशन टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम्स। अब जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने क्या करा, आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया। तो उसके बाद उन्हें एक मेथड मिला जिसका नाम दिया गया यूनिटाइजेशन मेथड। अब जानते हैं होता क्या है। तो one of the methods of doing so is that of combining packages into unit। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने एक नया मेथड ढूंढा जिसमें क्या करा, उन्होंने जो पैकेजेस थे उनको यूनिट्स में कंबाइन कर दिया। ठीक है, व्हाट दे डिड, दे combined the packages into unit, they combined the packages into units, and now what happened with that, this leads itself to mechanical handling and reduces the number of handlings which the packages would have। तो अब जो ये यूनिट्स में हमने जो पैकेजेस को कंबाइन करना शुरू करा, इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो मैकेनिकल हैंडलिंग थी वो पॉसिबल हो पाई। यानी कि अब ह्यूमन रिसोर्स की जगह आप चाहें तो मशीनों का यूज़ करके भी क्या कर सकते थे, अपने गुड्स को यूनिट्स में पैकेज कर सकते थे। इसके अलावा जो आपके नंबर ऑफ़ हैंडलिंग्स होती थी प्रायर टू द यूनिटरी मेथड, वो क्या हो गई, इस मेथड की वजह से, यूनिटाइजेशन मेथड की वजह से कम हो गई। ठीक है, तो जो पैकेज होता था उसको आप कई बार हैंडल नहीं करना पड़ता था और इसके अलावा जो मैकेनिकल हैंडलिंग थी वो भी पॉसिबल हो गई आपके पैकेजेस की करनी। ठीक है, तो आई एम श्योर ये चारों पॉइंट क्लियर होंगे। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो लिटरली स्पीकिंग, इन यूनिटाइजेशन द प्रोडक्ट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन कार्टन्स और बैग्स एंड बैरल्स फॉर हैंडलिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब अपने जो गुड्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए हमने क्या करा, यूनिटाइजेशन मेथड में जो प्रोडक्ट्स थे उनको क्या करा, हमने एक साथ ग्रुप करा और ग्रुप करके उन्हें या तो कार्टन्स में, बैग्स में या बैरल्स में क्या करा, पुट किया। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड की खासियत यही थी। इन दिस मेथड व्हाट हैपेंड, द प्रोडक्ट was grouped together in cartons, bags and barrels that provide us the efficiency in handling the goods और मर्चेंडाइज। तो यूनिटाइजेशन मेथड में व्हाट हैपन, बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट्स थे उनको एक साथ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कार्टन्स में, बैग्स में या बैरल्स में पैक किया जाता था, जिससे क्या होता था, उनको एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जा सकता था। ठीक है, Point number 6 says, but specifically the containers used to group individual products are called master cartons। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, हमने जो प्रोडक्ट्स थे उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कार्टन्स, बैग्स या बैरल में क्या करा, पुट किया। एंड उसके अलावा उनको जो पर्टिकुलर आपके कार्टन्स, बैग्स या बैरल्स हुआ करते थे उनको आपके कंटेनर्स में पुट किया जाता था, जिसको बोला जाता था मास्टर कार्टन्स। ठीक है, मास्टर कार्टन्स। ठीक है, द कंटेनर्स यूज्ड टू ग्रुप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आर नोन एज मास्टर कार्टन। मास्टर कार्टन्स क्या होते हैं, वो कंटेनर्स जिसमें आपके जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्रुप्ड किए जाते हैं उनको रखा जाता है, वो कहलाते हैं आपके मास्टर कार्टन्स। ठीक है, सो when these master cartons are grouped together it is called unitizations। तो अब बेसिकली क्या हुआ, आपने अपने प्रोडक्ट्स को कार्टन्स, बैग्स या बैरल्स में पुट किया। इसके अलावा उस जो ग्रुप्ड आपका प्रोडक्ट्स था, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, उनको आपने कंटेनर्स में रखा। और जब इन कंटेनर्स को, जो मास्टर आपके कार्टन्स होते थे, इन्हें जब आपस में ग्रुप किया जाता था तो इस मेथड को बोलते थे यूनिटाइजेशन। ठीक है, सो यूनिटाइजेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक साथ क्या किया जाता है, ग्रुप किया जाता है और कार्टन्स, बैग्स या बैरल्स में पुट किया जाता है फॉर इफ़ हैंडलिंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और उसके बाद जो आपका जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होते थे उनको कंटेनर्स में पुट किया जाता है और उस कंटेनर को बोलते हैं आप मास्टर कार्टन्स। और मास्टर कार्टन्स को जब एक साथ आपका ग्रुप किया जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या उस पर्टिकुलर पूरे मेथड को हम यूनिटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यूनिटाइजेशन इज़। इसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल पियर्स कम्स इन अ बॉक्स, दिस इज़ कॉल्ड द इंडिविजुअल पैकेज। तो दोस्तों, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उस प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल पैकेजिंग होती है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि आप पियर्स खरीद के लाए जो कि आपके एक बॉक्स में थी। ठीक है, तो जो बॉक्स आपका था वो था इंडिविजुअल पैकेजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, बट नाउ इट इज़ डिलीवर्ड टू द डीलर इन अ कंबाइंड पैकेज ऑफ 100 और मोर सोप।
सो बेसिकली दोस्तों क्या किया, जो पियर्स सोप था, अगर आपने जब ख़रीदा उसको तो उसकी इंडिविजुअल पैकेजिंग थी, ठीक है। लेकिन जब ये डिलीवर किया जाता है डीलर को तो उसको एक कंबाइंड पैकेज में किया जाता है जिसमें 100 या उससे ज़्यादा सोप होते हैं, ठीक है। और इस पैकेजिंग को, जो आपकी कंबाइंड पैकेजिंग होती है ऑफ 100 और मोर सोप, इसको आप कह सकते हो मास्टर कार्टन्स, ठीक है। क्या कह सकते हो? मास्टर कार्टन्स। एंड व्हेन दीज मास्टर कार्टन्स आर grouped together in a box by some rope etc to form one unit for shipment purposes, this is called unitization। और जब ये सारे जो आपके मास्टर कार्टन्स हैं इनको एक साथ क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और एक बॉक्स में रखा जाता है। आप कैसे भी रखें, चाहे आप रस्सी से बांध के रखें या किसी भी मेथड से आप उनको कलेक्टिवली रखें, तो इस प्रोसेस को या इस मेथड को हम नाम देते हैं यूनिटाइजेशन का। सो आई बी एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन टू यू दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, आपका पियर्स जो सोप है, ठीक है, उसकी एक अपनी इंडिविजुअल पैकेजिंग होगी। ओके अगर आप एक यूनिट की बात करेंगे तो उसका एक बॉक्स होगा जो कि उसकी इंडिविजुअल पैकेजिंग कहलाएगी। जब ऐसे ही बहुत सारी यूनिट्स आप क्या करेंगे, कंबाइंड एक नए बॉक्स में रखेंगे, ठीक है, तो वो आपकी कहलाएगी उसकी मास्टर कार्टन्स, ठीक है। और जब ऐसे मास्टर कार्टन्स, कई सारे मास्टर कार्टन्स आप आपस में क्या करेंगे, एक नए बॉक्स में आप ऐड करके रखेंगे, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, शिपमेंट पर्पस के लिए कंबाइन करेंगे, तो आपका ये मेथड कहलाएगा यूनिटाइजेशन, ठीक है। सो व्हेन द मास्टर कार्टन्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वन यूनिट फॉर शिपमेंट पर्पस, दिस इज कॉल्ड यूनिटाइजेशन। You can write this definition: when the master cartons are grouped together to form one unit for shipment purposes, this is called unitization, okay? I'm sure this is pretty clear to you. Okay, so दोस्तों now I'll explain you about the unitization concept through diagrams। तो अभी तक हमने इसकी बेसिकली थ्योरी पढ़ी, ठीक है, एंड आई एम श्योर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि क्या होती है मास्टर कार्टन्स, क्या होती है इंडिविजुअल पैकेजिंग। नाउ अब डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यूनिटाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ यूनिट लोड टू रिड्यूस द इन्वॉल्व्ड हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? तो यूनिटाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द यूनिट लोड, ठीक है। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो पैकेजिंग होती है उसकी यूनिट का क्या करना, उसके यूनिट लोड के साइज़ को इंक्रीज़ करना, जिससे कि क्या हो सके, आपकी जो इंडिविजुअल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो बेसिक पर्पस होता है यूनिटाइजेशन मेथड का कि आपकी जो भी हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द यूनिट लोड, ठीक है। नाउ डायग्राम में आपका सेकंड पॉइंट जो मेंशन है, दैट इज यूनिटाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सेफर, फास्टर एंड चीपर ट्रांसपोर्टेशन। तो जो यूनिटाइजेशन मेथड है इसकी वजह से हमें क्या मिला, आपका एक सेफर, फास्टर एंड चीपर ट्रांसपोर्टेशन मेथड मिला, ठीक है। तो यूनिटाइजेशन क्या है, एक आपका सेफर, फास्टर एंड चीपर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, ठीक है। सो नाउ आर 2 points through these diagrams are: unitization refers to the increase in size of unit load to reduce the involved handling and transportation cost, and unitization has enabled safer, faster and cheaper transportation। तो आपका जो unitization है उसने क्या करा, enable आपका safer, faster and cheaper transportation। इसके अलावा इसने हमारी जो reduce की है handling और transportation cost होती है by increasing the size of unit load, ठीक है। तो आई एम श्योर ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिटाइजेशन मेथड थ्रू द सेकंड डायग्राम, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके दोस्तों, तो सेकंड डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो यूनिटाइजेशन रिजल्टेड इन एन एरा of the finished or semi-finished products being carried through containers। तो यूनिटाइजेशन मेथड की वजह से क्या है, आज हम ऐसे फेज़ में जी रहे हैं जहाँ पर आपका फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप कंटेनर्स के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कंटेनर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना अपने फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या गुड्स का, वो बेसिकली आपका यूनिटाइजेशन जो मेथड है उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। सो यूनिटाइजेशन रिजल्टेड इन एन एरा और इज रिजल्टेड इन एन एज ऑफ फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बीइंग कैरीड थ्रू कंटेनर्स, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है आपका यूनिटाइजेशन का, यू कैन से कंटेनर्स का यूजेज जो है ट्रांसपोर्टेशन में, वो आपका एग्जांपल है एक यूनिटाइजेशन मेथड का, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सो यूनिटाइजेशन इज़ द बेस्ट मेथड इन केस ऑफ मल्टीपल चेन ऑफ ट्रांसपोर्ट।
where multiple cargo handling can lead to damage, pilferage एंड डिले ड्यू टू स्विच ओवर एंड इंक्रीज इन हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यूनिटाइजेशन क्या एक बहुत ही बेस्ट मेथड है उन केसेस में जहाँ पर आपका मल्टीपल चेन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होती हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका जो कार्गो होता है उसके मल्टीपल हैंडलिंग की वजह से जो कार्गो को डैमेज हो सकता है, पिल्फरेज हो सकता है या फिर डिले हो सकता है आपका शिपमेंट में। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमारा जो यूनिटाइजेशन मेथड है वो काफ़ी बेस्ट मेथड माना जाता है। और इतना ही नहीं, आपका ये डैमेज वगैरह से तो बचाता ही है, साथ ही में आपकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो नाउ वी कैन राइट आवर आंसर अगेन। two to three points are discussed in this particular diagram. तो यूनिटाइजेशन है क्या है, इट इज़ अ बेस्ट मेथड इन केस ऑफ मल्टीपल चेन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर मल्टीपल कार्गो हैंडलिंग कैन लीड टू डैमेजेस, pilferages एंड डिले ड्यू टू स्विच ओवर एंड इंक्रीज इन दी हैंडलिंग कॉस्ट। Once again, I'm repeating, unitization is the best method in case of multiple chain of transport where multiple cargo handling can lead to damages, pilferages and delay due to switch over and increase in handling cost. Now, apart from that, unitization has resulted in an era of the finished and semi-finished products being carried through containers, and containerization is one of the best example of unitization. ठीक है, तो अभी हमारा ये जो पॉइंट था यूनिटाइजेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंटेनराइजेशन। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि कंटेनराइजेशन क्या होता है। तो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कंटेनराइजेशन। इफ़ यू नो द आंसर राइट एट लीस्ट 2 or 3 पेजेस ऑन दैट। नहीं पता तो कोई बात नहीं, विल डिस्कस अबाउट इट। तो दोस्तों डायग्राम आप देख सकते हैं, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंटेनराइजेशन। तो बेसिकली क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट में कि प्रोडक्ट स्टफ्ड इनसाइड अ कंटेनर आर कैरीड बाय ट्रक्स और ट्रॉल टू अ पोर्ट। तो ये जो आपका पॉइंट नंबर 1 है उसमें आपका एक डायग्राम दे रखा है, ये आपका डायग्राम है बेसिकली कंटेनर का। ठीक है, सो कंटेनर को क्या करते हैं आप, कई तरीके से आप कोई भी मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बाय लैंड एंड बाय सी। ठीक है, और फिर उस कंटेनर को क्या कर सकते हैं आप चाहें तो देखिए आपका शिप के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर चाहे कोई ट्रक, ट्रेन, इन सब के थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। तो इस वजह से जो हमारा कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट है आज काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, सो लेट्स रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि होता क्या है कंटेनराइजेशन। So containerization is the most unique concept of unitization and is based on the concept of door-to-door technology. ठीक है, तो containerization हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है यूनिटाइजेशन मेथड का। ठीक है, एक यूनिटाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है और आपका ये जो बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है डोर टू डोर टेक्नोलॉजी के। The International Standard Organization ISO defines a freight container as an article of transport equipment intended to facilitate the carriage of goods by one or more modes of transport without intermediate destuffing or stuffing of containers. तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने डिफ़ाइन किया है कंटेनर को ऐसा कोई आर्टिकल जो कि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के तौर पर यूज़ होता है, जिसका पर्पस होता है कि आपका जो गुड्स है उसके कैरेज को आपका क्या करे, फैसिलिटेट करे, जिसमें आपका क्या होगा बेसिकली जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट की जा रही है बाय यूजिंग वन और मोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड यू वांट टू इंश्योर कि उसमें काफ़ी आपका जो डी स्टाफिंग या स्टाफिंग ऑफ कंटेनर वो ना हो, जो इंटरमीडिएट आपका डी स्टाफिंग हो गुड्स का वो ना हो। तो कंटेनर बेसिकली क्या है, एक आर्टिकल ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। नाउ इसके बारे में मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा थ्रू अ डायग्राम। लेट्स टॉक फर्दर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ containerization. So a marine container is strong enough for repeated use as it is fitted with devices for instantaneous handling and designed to be easily filled in or emptied out. तो बात करें जो आपके ये कंटेनर्स यूज़ होते हैं, जो आपके शिपिंग कंटेनर्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसा नहीं कि एक बार आपने यूज़ करा और फिर आप यूज़ नहीं कर सकते, इनको रिपीटेडली आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज दीज आर वेरी स्टडी, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इनमें कई सारे आपके डिवाइसेस फिट होते हैं जिसकी वजह से आप इनको ईजिली हैंडल कर सकते हो और इनमें जो प्रोडक्ट्स है ईजिली फिल किया जा सकता है और खाली भी किया जा सकता है। So containerization enables through transportation of cargo from origin to destination. तो containerization method से आपका क्या होता है, आपकी जो भी कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन होती है आप कर सकते हो easily from the point of origin to the point of destination. And apart from that, it has been estimated that the inventory, insurance and documentation cost amount to as much as 40% of the total delivery cost,
विद कंटेनराइजेशन दिस कॉस्ट कुड बी रिड्यूस कंसीडरेबली। तो कंटेनराइजेशन आपका जो ट्रांसपोर्ट मेथड है, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो इन्वेंटरी, इंश्योरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, जो कि लगभग 40% आपके टोटल डिलीवरी कॉस्ट का पार्ट होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट थ्रू अ डायग्राम, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आई जस्ट वांट यू गाइस टू मेक श्योर दैट हम पूरा फोकस दे रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पे। सो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ना ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज यहाँ पर डायग्राम में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मेंशन किए हैं। ठीक है, सो कंटेनराइजेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कंटेनर्स टू मूव गुड्स यूजिंग वन और मोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विदाउट इंटरमीडिएट रीस्टाफिंग एंड डीस्टाफिंग। रीस्टाफिंग का मतलब होता है दोबारा कंटेनर्स को भरना, एंड डीस्टाफिंग का मतलब होता है कंटेनर्स को एम्प्टी करना या खाली करना। ठीक है, सो कंटेनराइजेशन क्या रेफर करता है, उस मेथड को रेफर करता है जिसमें आप क्या करते हो, कंटेनर्स यूज़ करते हो अपने गुड्स को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जिसमें आप क्या करते हो, आप एक या एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज़ करते हो, और जिसमें आप चाहते हो कि आपकी जो गुड्स है उसका इंटरमीडिएट रीस्टाफिंग या डीस्टाफिंग ना हो। ठीक है, so containerization refers to the use of containers to move goods using one or more methods of transport without intermediate restuffing and destuffing. Once again I'm repeating, containerization refers to the use of containers to move goods using one or more modes of transport without intermediate restuffing and destuffing. ठीक है, तो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको याद हो चुका होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू आवर नेक्स्ट डायग्राम। So containerization is the most unique concept of unitization. तो कंटेनराइजेशन क्या है, एक हमारा बहुत यूनिक मेथड है आपका, किसका, या आप बोल सकते हो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है यूनिटाइजेशन का। एंड कंटेनराइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोर टू डोर टेक्नोलॉजी। और जो आपका ये कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट मेथड है, ये आपका बेस्ड है आपका डोर टू डोर टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस डायग्राम कि कंटेनराइजेशन इज़ द मोस्ट यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटाइजेशन। कंटेनराइजेशन इज़ द मोस्ट यूनिक मेथड ऑफ यूनिटाइजेशन, एंड कंटेनराइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोर टू डोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, डोर टू डोर टेक्नोलॉजी का क्या है, बेसिकली उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका कंटेनराइजेशन। अब डोर टू डोर टेक्नोलॉजी है क्या, डोर टू डोर मतलब बेसिकली आपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर अपनी गुड्स क्या करी, लोड करी आपके जो कंटेनर्स हैं, और उसके अलावा जो पॉइंट ऑफ डिलीवरी है वहाँ पर आपकी क्या हो रही है, ये जो गुड्स हैं वहाँ पर ओपन की जा रही है। तो दिस इज़ व्हाट नोन एज डोर टू डोर टेक्नोलॉजी या डोर टू डोर डिलीवरी। ओके, आई एम श्योर दोस्तों ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट डायग्राम। तो नेक्स्ट डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कंटेनराइजेशन का क्या बेनिफिट होता है। तो कंटेनराइजेशन इनेबल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो इजीली फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। तो कंटेनराइजेशन जो आपका मेथड होता है ट्रांसपोर्ट का, वो क्या करता है, आपके जो कार्गो हैंडलिंग है आपके, या कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, उसको काफ़ी कंफर्टेबल एंड ईजी बनाता है। ठीक है, सो कंटेनराइजेशन इनेबल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो ईजिली फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन का व्हाट डज इट डू, कंटेनराइजेशन इनेबल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो ईजिली फ्रॉम point of origin to point of destination. ठीक है, now let's talk about the second part of this diagram. So containerization reduces the cost of inventory, insurance and documentation considerably. तो containerization जो method है हमारा transportation का, क्या करता है, आपकी जो inventory, insurance and documentation cost है उनको भी काफ़ी ज़्यादा reduce करता है। ठीक है, ये सारी जो cost होती है आपकी inventory, insurance and documentation cost, उसको reduce करता है कौन, containerization transport method. So let me sum up once again. So containerization reduces the cost of inventory, insurance and documentation considerably, and apart from that it enables transportation of cargo easily from the point of origin to the point of destination. ठीक है, so अब हम बढ़ते हैं अपने next topic पर या next concept पर। सो नाउ दोस्तों जो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कंटेनर के बारे में। हम जानेंगे कि कंटेनर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नाउ लेट मी गिव यू अ शॉर्ट डेफिनेशन वंस अगेन। सो कंटेनर अकॉर्डिंग टू ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन
means an article of transport equipment intended for making the carriage of goods easier by one or more means of transport without immediate stuffing or de-stuffing. ठीक है, सो कंटेनर किसको आपका रेफर करता है? एक ऐसा ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जिसका पर्पस क्या होता है, आपका जो भी आपकी गुड्स होती है उसके कैरेज को इजी बनाना, और चाहे या फिर उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करें या एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करें, और उसमें क्या करें आपका कि आपकी जो डी स्टफिंग या स्टफिंग ऑफ गुड्स है वो क्या हो, इंटरमीडिएट, वो बिल्कुल ना के बराबर हो या कम से कम हो। सो दोस्तों एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए कि कंटेनर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस एन आर्टिकल ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंटेंडेड फॉर मेकिंग द कैरेज ऑफ गुड्स ईजियर बाय वन और मोर means of transport without immediate stuffing or de-stuffing. Once again I'm repeating, according to ISO International Standard Organization, container means an article of transport equipment intended for making the carriage of goods easier by one or more means of transport without immediate stuffing or de-stuffing of containers. Okay, तो अब हम बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या नीड्स होती है आपकी कंटेनराइजेशन की। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो कंटेनराइजेशन मेथड है कि क्यों आज इतना रिक्वायर्ड है, क्या इसकी नीड्स हैं बेसिकली। ठीक है, सो द क्वेश्चन कैन बी लाइक डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ कंटेनराइजेशन इन मल्टीपल चेन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आपकी जो मल्टीपल चेन ऑफ ट्रांसपोर्ट में कंटेनराइजेशन मेथड की क्या नीड होती है। ठीक है, वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आपके कई सारे मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं, उसमें आपके कंटेनराइजेशन या फिर कंटेनर के यूजेज की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं। तो नाउ विल नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक फर्दर। So as commonly understood, the theory of unitization is based on the principle of increasing the size of unit load and reducing the handling and the transportation cost. Containerization is the most versatile of all unit load system. Till the Second World War, and as late as early 60s, the transportation of finished or semi-finished goods used to be through conventional ships in break bulk forms. These ships, which had several hold storage spaces, and upon arrivals of the ships at the merchandise, were loaded in the various holds with due consideration to port rotations, compatibility between different merchandise, perishability due to ventilation and stability of the ship. तो दोस्तों बात करें कि जब तक आपका ये कंटेनराइजेशन मेथड नहीं था तो हम क्या करते थे, जो कन्वेंशनल आपके शिपिंग मेथड्स होते थे या शिपिंग वेज होती थी उनको यूज़ करते थे। ठीक है, जिसमें आपका क्या था, ब्रेक बल्क फॉर्म मेथड हम यूज़ करते थे, जहाँ पर आपके क्या थे, गुड्स के टाइप्स और गुड्स की पेरिशेबिलिटी के हिसाब से क्या होती थी, शिप में जो गुड्स होती थी वो क्या की जाती थी, आपकी लोड की जाती थी। ठीक है, सो इफ़ अ शिप वॉज टू सेल फ्रॉम पोर्ट ए, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए एक शिप है जिसको सेल करना है, जो कि मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसका पोर्ट ए, एंड वॉज टू रीच पोर्ट एफ आफ्टर कॉलिंग इंटरमीडिएट पोर्ट ऑफ बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो एक शिप है जो कि पोर्ट ए से पोर्ट एफ तक उसको जाना है, और उसके बीच में आपके कई सारे आपके इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं बी सी डी एंड ई, जो कि जहाँ पर आपको क्या करना है, उस शिप को रुकना है। Now further, the loading at port A involved a great deal of planning, since port B, C, D and E cargo had to be easily accessible, covering the first port of call. तो जो पोर्ट ए होगा वहाँ पर जो लोडिंग है वो इस तरीके से हमें करनी पड़ेगी कि जो पोर्ट बी सी डी और ई के जो सामान होंगे उन तक ईज़िली पहुँचा जा सके और ईज़िली उनको अनलोड किया जा सके। ठीक है, सो सिमिलरली इफ़ पोर्ट सी कार्गो हैपन टू बी ऑफ फ्रेजाइल नेचर, पोर्ट बी कार्गो कुड नॉट बी लोडेड अबव पोर्ट सी। ठीक है, तो बात करें, मान लीजिए कि पोर्ट सी जो है उसमें आपके कांच का कोई सामान जा रहा है। ठीक है, तो अब पोर्ट बी जो जिसमें आपका कोई कैपिटल गुड्स है, मान लीजिए मशीनरी के आपके पार्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप पोर्ट सी का जो आपका कार्गो है उसको नीचे रख देंगे और उसके ऊपर आप पोर्ट बी का कार्गो रख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो पोर्ट सी का कार्गो है वो डैमेज हो जाएगा, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा वाइल putting the cargo in the ship. Other consideration towards compatibility such as onions could not be co-loaded with bag flour,
तो दूसरा देखिए यहाँ पे कई और पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लीजिए आपका एक जो कार्गो है जिसमें आपका अनियंस है जो कि आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है कोई पोर्ट पे, आप उसको क्लब नहीं कर सकते, आप नहीं रख सकते उसको बैग फुल ऑफ फ्लावर, या फिर आपके डेटोनेटर्स हैं जो कि आपके क्या हैं, उनको हम कोई एक्सप्लोजिव लेके जा रहे हैं आप, तो उसके साथ हम क्या नहीं कर सकते, एक साथ लोड नहीं कर सकते। तो ये सारी कंसिडरेशंस आपको क्या करनी पड़ेंगी आपका जब आप लोड करोगे गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। These considerations, coupled with adherence to the minimum stability criteria of the ship as prescribed by the regulating authorities, have to be kept in mind. इन considerations के अलावा जो भी आपकी मैंडेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं आपकी शिपमेंट अथॉरिटी की, उनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। And apart from that, such loading of break bulk in conventional ship suffered from the following limitations. तो ये तो थी अभी तक आपकी प्रॉब्लम जो कि कन्वेंशनल शिपिंग में आपकी फेस की जा रही थी। इसके अलावा कई और प्रॉब्लम्स थी जो कि आपकी क्या थी, मेजर हर्डल्स प्रोवाइड कर रही थी आपके पुराने जो कन्वेंशनल शिपिंग मेथड्स थे, जिसमें आपका ब्रेक बल्क फॉर्म में गुड्स को क्या किया जाता था, डिलीवर किया जाता था। ब्रेक बल्क फॉर्म में बेसिकली क्या है, आपका गुड्स को बिना कोई पैकेजिंग वगैरह के क्या करना, शिप करना। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी, वन बाय वन विल रीड अबाउट इट। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम जानेंगे कि जो हमारा कन्वेंशनल शिपिंग मेथड होता था जिसमें हम ब्रेक बल्क फॉर्म में अपनी गुड्स को क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे थ्रू शिप्स। ब्रेक बल्क फॉर्म एज आई डिफाइंड प्रीवियसली, इसमें आपका कोई भी पैकेजिंग वगैरह यूज़ नहीं होती थी, गुड्स को डायरेक्टली क्या किया जाता था, शिप्स पर लोड कर दिया जाता था और फिर क्या कर दिया जाता था, इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डिलीवरी तक आपका उसी तरीके से हैंडल किया जाता था। तो अभी जो हमारा नया मेथड आया कंटेनराइजेशन का, जिसमें आपका क्या हुआ, ग्रुप किया जाता था गुड्स को अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी, और उसमें क्या था, कंटेनर पे आपका पर्टिकुलरली रखा जाता था, जिससे क्या होता था, सेपरेशन आपका बना रहता था। तो अब जानेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ थे पुराने मेथड के साथ जिसकी वजह से हमारा जो नया मेथड है कंटेनराइजेशन का वो आया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है द लोडिंग ऑफ ब्रेक बल्क शिपमेंट ऑन कन्वेंशनल शिप्स रिजल्टेड इन प्रोलॉन्ग्ड पोर्ट स्टे विच कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टेड फास्टर टर्न अराउंड ऑफ ट्रेड बिटवीन दी कंट्रीज़। तो आपका जो ब्रेक बल्क शिपमेंट हम मेथड यूज़ करते थे कन्वेंशनल शिपिंग में, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। इससे क्या था, आपका जो फास्टर शिपिंग थी वो पॉसिबल नहीं थी, और जो ट्रेड्स थे वो क्या होते थे, कई बार इम्पैक्ट होते थे। तो इन शॉर्ट यू कैन से कि इन case of conventional shipping, the break bulk shipment increases the turnaround time because ships had to stay for longer hours at port for loading and unloading. तो लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए आपके गुड्स को क्या करना पड़ता था, शिप्स को कई बार लंबे समय तक रहना पड़ता था पोर्ट पर, जिससे कि क्या होता था, जो टैक्स वगैरह होते थे, टर्न अराउंड टाइम फ्रेम होते थे, या डिलीवरी ऑफ गुड्स थी वो डिले हो जाती थी, ठीक है। द डिलेड डिस्पैचिंग resulting in delay added to higher amount of bank interest rate to the shipper. तो अब बात करें कि जो डिलीवरी में आपका डिले होता था, इससे क्या होता था, जो कॉस्ट होती थी वो इंक्रीज़ होती थी। तो इसका मतलब ये होता था कि जो शिपर होता था उसको हाई बैंक इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। सेकेंड के बाद थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में आपका कहता है सिंस द लोडिंग ऑफ ब्रेक बल्क मर्चेंडाइज ऑन कन्वेंशनल शिप्स रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द कन्वेंशनल शिप्स टू मेंटेन देयर शेड्यूल्स। द इरेटिक शेड्यूल resulted in inventory imbalance and prevented the buyer from adhering to the commitment of his retailers. This often resulted in unnecessary bickering among suppliers, buyers and retailers which affected the country's trade. तो दोस्तों इस पॉइंट में आपका ये मेंशन है कि जो आपकी ब्रेक बल्क शिपमेंट था उसमें बेसिकली क्या होता था, आपकी जो मर्चेंडाइज होती थी उसमें आपको कई स्पेशल अटेंशंस पे करने पड़ते थे, और जो लोडिंग और अनलोडिंग होती थी वो क्या थी, आपकी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती थी, ठीक है। तो जो भी आपका शेड्यूल बनाया जाता था, आपका जो भी आपका टाइम तय किया जाता था डिलीवरी के लिए, कई बार वो क्या हो जाता था, आपका एक्सीड हो जाता था। तो इस जो इरेटिक आपका शेड्यूल था, इससे क्या होता था, जो
इन्वेंटरी मैनेजमेंट था उस पर इम्पैक्ट पड़ता था। इसके अलावा जो बायर्स की एक्सपेक्टेशन होती थी वो जो रिटेलर था या फिर सप्लायर था वो मीट नहीं कर पाता था। तो इससे क्या होता था, बेसिकली एक डिससेटिस्फैक्शन रहता था अमंग सप्लायर्स, बायर्स एंड रिटेलर्स। और इस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था कंट्रीज़ के बीच में वो भी क्या होता था, इम्पैक्ट होता था। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो लोडिंग और अनलोडिंग की जाती थी आपकी, जो ब्रेक बल्क मर्चेंडाइज होते थे आपके कन्वेंशनल शिपिंग में, उनमें काफ़ी अटेंशन पे करना पड़ता था। इसके अलावा वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते थे और जो शेड्यूल्स आपके तय किए जाते थे वो कई बार क्या नहीं होते थे, मीट नहीं होते थे। एंड ड्यू टू एरेटिक शेड्यूल व्हाट हैपेंस, जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट था वो इम्पैक्ट होता था। इसके अलावा जो बायर्स की एक्सपेक्टेशन थी सप्लायर से वो मीट नहीं हो पाती थी। तो इससे इन तीनों पार्टीज़ के बीच में, सप्लायर्स, बायर्स एंड रिटेलर्स, इन तीनों के बीच में क्या होता था, एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता था जिससे कहीं ना कहीं कंट्री का ट्रेड भी इम्पैक्ट होता था। नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ कहता है कि लोडिंग ऑन कन्वेंशनल शिप्स इन्वॉल्व मल्टीपल हैंडलिंग विच रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट डैमेजेस ड्यू टू improper utilization of equipments, neglect or ignorance. For example, hook being used for bagged cargo resulted in puncturing of bags. Similarly, hooks used on carpet rolls resulted in damages, whereas forklift used for cartoons resulted in puncturing of cartoons. तो दोस्तों एग्जाम्पल्स आपके दे रखे क्या क्या हो सकता था। मान लीजिए हुक्स का एक आपका कार्गो है, बेसिकली उसको क्या करा आपने, क्लब कर दिया बैग्ड कार्गो के साथ। तो क्या होगा, उन हुक्स की वजह से जो आपका बैग्ड कार्गो है वो पंक्चर हो सकता था। हम बात करें यहाँ पुराने जो आपके कन्वेंशनल मेथड यूज़ होते थे शिपमेंट के उसमें। इसके अलावा जो हुक्स थे, अगर मान लीजिए उसको कारपेट के कार्गो के साथ रख दिया तो कहीं ना कहीं कारपेट जो था उसको वो डैमेज कर सकता था। तो कई सारे आपके जो डेंजर बने रहते थे। जो आपका डैमेज होता था गुड्स को वो काफ़ी ज़्यादा रहता था इन केस ऑफ कन्वेंशनल शिपिंग। बट जो कंटेनराइजेशन शिपमेंट था उसमें ये सारे के सारे जो एरर्स थे वो क्या हुए, आपके सॉल्व हुए, रिजॉल्व किए गए। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 5, डैमेजेस ड्यू टू कंपैटिबिलिटी वर आल्सो रैम्पेंट एंड डिस्पाइट बेस्ट precaution and planning, there were instances when two commodities which were non-compatible were co-loaded, and this resulted in not only damaging the commodity but at times in serious accidents. तो दोस्तों जो आपका पुराना तरीका था कन्वेंशनल शिपमेंट मेथड ऑफ बल्क ब्रेक फॉर्म, तो उसमें क्या होता था, कई बार ऐसे गुड्स आपके शिप कर दिए जाते थे साथ में जो कि नॉन कंपैटिबल नेचर के होते थे। अब नॉन कंपैटिबल नेचर की अगर बात करें तो मान लीजिए आपको मिल्क ट्रांसपोर्ट करना है बेसिकली, और उसके साथ में आपने क्या करा, दूसरी कमोडिटी जो कि विनेगर है उसको साथ में क्या करा, रख दिया। और बिना कोई पैकेजिंग के आप अगर ऐसा रखते हो तो क्या होगा, जब थोड़ा सा भी आपका एक्सीडेंट होता है किसी भी तरह का, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए विनेगर मिक्सअप हो जाता है मिल्क के साथ में तो वो पूरे का पूरा मिल्क ख़राब हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट नोन एज नॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो जो हमारा मेथड होता था कन्वेंशनल शिपमेंट का, उसमें क्या होता था, अगर गुड्स की कंपैटिबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक से प्लानिंग नहीं की गई, प्रिकॉशन नहीं दिया गया, तो इससे बहुत बड़े एक्सीडेंट्स होते थे। सिर्फ डैमेज ही नहीं होता था कमोडिटीज़ को, एक्सीडेंट्स भी होते थे। और कई बार ऐसा होता था, कितनी भी अच्छी प्लानिंग के बाद क्या होता था, आपका जो गुड्स थी जो कि आपके नॉन कंपैटिबल नेचर की होती थी वो एक साथ लोड की जाती थी। Now point number 6 says, keeping in mind the constraints of loading on the conventional ships, the insurance premium became high as the underwritten thought it prudent to cover all contingencies. This resulted in an increased cost of merchandise, making इट नॉन कम्पिटिटिव फॉर एक्सपोर्ट। तो दोस्तों बात करें जो पुराने कन्वेंशनल मेथड थे शिपमेंट के, उसमें आपके जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी वो भी क्या करनी पड़ती थी आपको, जो स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी वो लेनी पड़ती थी, जिससे कि आपके जो एक्सीडेंटल या फिर आपकी कंटिजेंसीज जो अकर होंगी इन फ्यूचर, उससे क्या किया जा सके, प्रॉपरली डील किया जा सके। एंड इफ़ यू परचेजिंग एनी स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा उस इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेस करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता था, जो आपका गुड्स होता था वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाता था एक्सपोर्ट के लिए। क्योंकि जो
कॉस्ट हो जाती थी आपके गुड्स की वो ज़्यादा हो जाती थी, और कॉस्ट ज़्यादा हो जाने से आप जो प्राइस चार्ज करोगे बायर से, वो भी ज़्यादा होंगे। तो जो हाई कॉस्ट की वजह से हम बोल सकते हैं सिंपल, नॉन कन्वेंशनल मेथड में क्या था, आपको हैवी अमाउंट पे करना पड़ता था इंश्योरेंस प्रीमियम्स परचेज़ करने के लिए, ठीक है, अपनी सारी कंटिजेंसीज को कवर अप करने के लिए, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट होता था वो नॉन कॉम्पिटिटिव बन जाता था एक्सपोर्ट के लिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज था, जिसकी वजह से कंटेनराइजेशन मेथड क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। पॉइंट नंबर 7, द ब्रेक बल्क स्टोरेज ऑफन रिजल्टेड इन पिल्फरेज। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो ब्रेक बल्क मेथड था, उसकी वजह से बेसिकली क्या होता था, कई बार जो गुड्स आपके जो लोड किए जाते थे साथ में, वो कई बार क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे, तो दैट इज़ बेसिकली अनदर प्रॉब्लम विच इज़ सॉल्व्ड बाय द कंटेनराइजेशन मेथड. So now to overcome the above constraints and also to reduce the cost to the ship owner and improve the turnaround of ships, solutions was found in the concept of containerization. तो जितनी भी अभी हमने प्रॉब्लम पड़ी दोस्तों, इन सब का जो सोल्यूशन था वो कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट मेथड से हमें मिला, जिसने क्या करा, आपका कम्प्लीटली चेंज कर दिया जो आपका कन्वेंशनल मेथड था ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट। और इसकी वजह से जो आपका ग्लोबल बिज़नेस था या ग्लोबल ट्रेड था या इंटरनेशनल ट्रेड था, उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, और आज हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, इम्प्रूव हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेनराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आई एम श्योर दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नाउ मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा कि कंटेनराइजेशन मेथड के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी आपकी एक शिपर को कंटेनर ट्रांसपोर्ट मेथड यूज़ करते टाइम पर। तो आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तब तक आप इस वीडियो से बेनिफिट उठाइए, एंड आई एम श्योर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके भी कुछ और वीडियोस अपलोडेड हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।